वेरी गुड आफ्टरनून डियर। मैजिस सर अपने यूट्यूब चैनल्स मैथ्स एकेडमी बाय अजीज सर में सारे स्टूडेंट और व्यूअर का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, इस वीडियो के ठीक पहले मैंने 11th के सिलेबस पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर देख लेना है। छोटा सा वीडियो है और तब फिर आज से जो मैं सिलेबस पर बना रहा हूं ये वीडियो ज्यादा आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। डियर, जैसा कि पता है, पिछले वाले वीडियो से पता है कि 11th का सिलेबस 11th का मैथ 100 मार्क्स का होता है और ये 6 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें पहला यूनिट का नाम है सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, समुच्चय फलन समुच्चय संबंध और फलन, और ठीक आखिरी फलन या फंक्शन के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, जिसे हम सुना हुआ शब्दों में, पढ़ा हुआ शब्दों में, जाना हुआ शब्दों में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। बट डियर, 11th का ट्रिगोनोमेट्री को अच्छी तरह समझने, जानने और पढ़ने के लिए 10th का ट्रिगोनोमेट्री का रिवीजन होना बेहद जरूरी है। 10th के ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट बोलो, फॉर्मूला बोलो, आइडेंटिटी बोलो, वो हमारे लीप पे होना चाहिए, सो दैट कि 11 में कहीं अगर 10th का ट्रिगोनोमेट्री आता है तो वो हमें परेशान ना करे, वो हमें डिस्टर्ब ना करे। सो बिना देर किए आज का वीडियो मैं 10th के ट्रिगोनोमेट्री के रिवीजन के नाम से शुरू करता हूं डियर, और मैं हेडिंग लिख भी दिया हूं ट्रिगोनोमेट्री, और जिसे हिंदी में लिखते हैं त्रिकोणमिति। थोड़ा सा जल्दी समय बचाने के लिए और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है डियर, बस मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं, और ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड इंग्लिश वर्ड है, बट ये इंग्लिश वर्ड आया कहां से, बना कहां से, कैसे उत्पन्न हुआ? तो डियर, जिस तरह से याद होगा, मैथमेटिक्स ये इंग्लिश वर्ड ग्रीक वर्ड के मैथेमा वर्ड से बना था, ठीक उसी तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड, और वो कौन कौन सा? TRI, ट्रीगोन मेट्रोन, ट्रीगोनमेट्रॉन, और ये ग्रीक वर्ड है। तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक शब्द के, यूनानी शब्द के 3 शब्द ट्रीगोनमेट्रॉन से बना है, और इसका फिर इंग्लिश क्या होता है? ट्री का इंग्लिश होता है थ्री, गोन का इंग्लिश होता है साइड, और मेट्रॉन का इंग्लिश होता है मेजर। इंग्लिश वर्ड मैंने सब लिख के रखा है डियर। तो ये ट्रीगोनमेट्रॉन ग्रीक वर्ड है, उसका इंग्लिश 3 साइड्स मेजर। गोन एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, और आगे भी गोन से बनता हुआ बहुत सारा वर्ड तुम्हें मिलेगा, जैसे देखो पॉलीगोन, पेंटागोन, हेक्सागोन। अगर हम ऐसा बोलते हैं डियर पॉलीगोन, तो पॉली का मतलब होता है बहुत, गौन का मतलब अभी अभी मैंने बोला भुजा, तो बहुत भुजा। फिर पेंटागोन, पेंटागोन, पेंटा का मतलब होता है 5, गौन का मतलब फिर भुजा, पंचभुज, है ना। तो बहुभुज, पंचभुज, हेक्सागोन तो षष्ठभुज। अरे ये गौन वर्ड बार बार आपको देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलेगा। तो गौन का मतलब अभी से ही जान लेना है साइड, और जिसे हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो 3 का हिंदी हुआ 3, साइड्स का हिंदी हुआ भुजाओं, और मेजर का हिंदी होता है माप। 3 भुजाओं की माप को ही ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री ग्रीक वर्ड में क्या, किस किस से बना है, उसका इंग्लिश क्या है और उसका हिंदी क्या है, मैंने सारा लिख दिया है डियर, ठीक है। और अब आ जाओ त्रिकोणमिति, जो हिंदी वर्ड है उसको अगर संधि विच्छेद किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो 3 प्लस कोण प्लस मिति। 3 का मतलब 3, कोण का मतलब तो कोण आप समझ रहे हो, और मिति का मतलब होता है माप। तो जरा गौर से देखो, इंग्लिश वर्ड में क्या आता है? 3 भुजाओं की माप, और हिंदी से क्या आता है? 3 कोणों की माप। 3 भुजाओं और 3 कोण, ये दोनों कहां होता है? 3 भुजा 3 कोण कहां होता है? एक ट्रायंगल में होता है। तो इस आधार पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, क्या त्रिकोणमिति की परिभाषा हो सकता है? तो देखो मैंने लिख दिया है डेफिनेशन या परिभाषा। ट्रायंगल के 3 साइड्स या एंगल्स, ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा कुछ अंग्रेजी वर्ड भी मैं उसमें इंसर्ट करूंगा, उसमें डालूंगा, सो दैट कि थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी से भी आपको परिचय करना है ना। तो
ट्रिगोनोमेट्री का हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? ट्रायंगल के 3 साइड्स या 3 एंगल की माप या उनमें संबंध का अध्ययन को ही हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। 3 भुजाओं और 3 कोण ये किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल के, और त्रिभुज को हम ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल के 3 साइड्स की माप या 3 एंगल्स की माप या तीनों साइड्स और तीनों एंगल के बीच का संबंध हम ट्रिगोनोमेट्री में ही करते हैं डियर। आगे देखोगे कि हम तीनों भुजाओं और तीनों कोणों में संबंध भी इसी ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे, है ना। अच्छा, इसी बात को हम ट्रांसलेट अगर कर दे तो वही हमारा इंग्लिश वाला डेफिनेशन हो जाएगा। द स्टडी ऑफ मेजर ऑफ साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द स्टडी ऑफ मेजर ऑफ साइड्स और एंगल ऑफ ए ट्रायंगल और रिलेशन बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब उनके बीच, और उनके बीच का मतलब भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन हम लोग करते हैं। सो द स्टडी ऑफ मेजर ऑफ साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल और रिलेशन बिटवीन देम इज सेड टू बी ट्रिगोनोमेट्री। ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन है डियर। और डियर, जिस तरह से मैंने अभी भी याद दिलाया कि मैथमेटिक्स ग्रीक वर्ड के मैथेमा से आया है, और उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री भी ग्रीक वर्ड के ट्रिगोनमेट्रॉन से आया है। और जिस तरह से फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्किमिडीज को कहा जाता है, और ये यूनान का था। ठीक उसी तरह से फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहा गया है? हिपार्कुस को कहा गया है, और ये भी यूनानी मैथमेटिशियन था डियर। ये भी यूनानी, ये भी ग्रीक मैथमेटिशियन थे डियर। ठीक है, तो आज से कुछ साल पहले या कुछ समय में, कुछ जमाने में ग्रीक वाले और यूनानी वाले मैथ में बहुत ज्यादा डेवलप था, और उसने दुनिया को बहुत कुछ मैथ के बारे में दिया है। तो देखो, मैथमेटिक्स शब्द भी वहीं से आया है, उसके फादर भी वही है, और फिर ट्रिगोनोमेट्री शब्द भी यूनान से आया है, और उसके फादर भी यूनानी ही थे, जिसका नाम क्या है? हिपार्कुस, HIPPARCHUS, हिपार्कुस। ठीक है, चलते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ डियर, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट का नाम है, हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, शॉर्ट में TR बोलते हैं, और इसका पूरा हिंदी हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब त्रिकोणमितीय। तो मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को ध्यान में रख करके बना रहा हूँ, क्योंकि उसका अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए मैंने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी लिखा है। ठीक है डियर। और मैं जब भी किसी 10th पास स्टूडेंट को ये पूछता हूँ कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का उदाहरण दो, कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम बताओ, तो वो कंफ्यूज कर जाता है ना। वो साइन थीटा पी बाय जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सभी का क्या नाम है। तो डियर, कई बार स्टूडेंट नाम से नहीं जानता है, तो आपको ये वीडियो इस सब नाम से भी परिचय कराएगा और सारे रिजल्ट को रिवाइज भी करा देगा। तो चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और ये स्टार्ट होता है, ये वर्ड कहीं भी होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक पे रेशियो के राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, समकोण त्रिभुज में होगा। तो इस बात को समझने के लिए मुझे एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो मैंने एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल इधर बनाया है, और जैसा कि बी हमारा राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड दैट इज समकोण। समकोण को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल्ड, और राइट एंगल्ड ट्रायंगल लगा देंगे तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो जैसा कि डियर ये तो पता है, 90 के ठीक अपोजिट, ठीक सामने वाली साइड को हम अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और उसकी लंबाई को हम स्मॉल h से सूचित करते हैं या डिनोट करते हैं। और अब बचे हुए 2 भुजाओं में अगर किसी स्टूडेंट को पूछा जाए कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तो जनरली स्टूडेंट जो खड़ा खड़ी भुजा होता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है, उसे ही मोस्टली स्टूडेंट लंब बोलता है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है डियर, है ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या मिसकंसेप्शन है? किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार, लंब और आधार लेने के लिए आपको पहले एंगल चुनना पड़ेगा, एंगल बताना पड़ेगा, और उसी एंगल के तुलना में तब हमारा P और B होगा, लंब और आधार होगा। तो हमने अगर ये एंगल लिया है डियर,
तो इस एंगल के सामने वाला साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ना कि ये वाला। हम जो एंगल लेंगे उसके सामने के साइड को परपेंडिकुलर या लंब कहा जाता है डियर। तो अगर हमने ये एंगल लिया है और जानबूझ के मैंने ये लिया है, इस एंगल के सामने वाला साइड BC को हम इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, जिसे हिंदी में हम लंब बोलते हैं, और उसकी लंबाई BC को हम P से डिनोट किया है जी। और तब बचा हुआ साइड ऑटोमेटिक हमारा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जिसके लेंथ को, जिसके लंबाई को हम B से डिनोट किया है। सो डियर याद रखना, अगर ये एंगल लोगे तो फिर इस एंगल के लिए ये हमारा P हो जाएगा, तब ये B हो जाएगा। तो P और B को डिसाइड करने के पहले आप पहले एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, इस बात को याद रखोगे। और ये बहुत बड़ा गलतफहमी होता है स्टूडेंट का कि बिना देखे उसको जो ऊर्ध्वाधर दिखता है, जो खड़ा खड़ी दिखता है, उसी को वो लंब बोलता है। तो लंब कौन होगा, इसके लिए आपको पहले एंगल डिसाइड करना पड़ेगा, एंगल चुनना पड़ेगा, और उसके तुलना में P होता है, और तब बचा हुआ साइड, हमारा बचा हुआ भुजा बेस होता है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। नेचुरली डियर, स्वाभाविक रूप से ट्रायंगल में 3 साइड है, तो 3 साइड में कोई 2-2 साइड का अनुपात लोगे तो ऐसा 6 साइड 6 अनुपात मिलेगा। तो इसी बात को यहां लिखा गया है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड, किसी भी 2 साइड्स के रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। ध्यान देना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई 2 साइड्स का रेशियो को ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, और शॉर्टकट में हम TR से ज्यादा उसे कॉल करते हैं, याद करते हैं, बुलाते हैं। और ऐसा 6 तो होगा ही होगा, और चलिए उस 6 को मैं याद दिलाता हूं। ठीक है, देखो, तो हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार P और H के रेशियो को उसी एंगल का, जिस एंगल के लिए हमने P लिया है, उस एंगल का साइन कहा जाता है। P और H के रेशियो को उस एंगल का साइन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लिखते हैं साइन ऑफ थीटा, और शॉर्टकट में से साइन थीटा लिखते हैं डियर। ठीक उसी तरह से B और H के रेशियो को, अनुपात को उसी एंगल का हम कॉसाइन बोलते हैं, और अंग्रेजी में से कॉसाइन ऑफ थीटा कहते हैं, और शॉर्ट में से कॉस थीटा से सूचित करते हैं डियर। फिर उसी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को, अनुपात को उसी एंगल का टेंजेंट कहा जाता है, और शॉर्ट में इसे इंग्लिश में टेंजेंट ऑफ थीटा और शॉर्ट में टेन थीटा कहा जाता है डियर। ठीक इसी तरह से B/P के रेशियो को, अनुपात को कोटेंजेंट ऑफ थीटा, है ना, थीटा का कोटेंजेंट कहा जाता है, और शॉर्ट में कॉट थीटा से सूचित करते हैं डियर। और फिर 5वां में H/B हाइपोटेनस बाय बेस के रेशियो को हम उसी एंगल का, जिस एंगल के लिए हम ये सारा P और B लेते हैं, उसी एंगल का सेकेंड कहते हैं, या कहा जाता है, या परिभाषित किया गया है, और इसे अंग्रेजी में सेकेंड ऑफ थीटा और शॉर्ट में से सेक थीटा से सूचित करते हैं। और फिर H/P के रेशियो को, अनुपात को उसी एंगल का हम, जिस एंगल के लिए P हुआ है, उसी एंगल का कोसेकेंट हम कहते हैं, और अंग्रेजी में कोसेकेंट ऑफ थीटा कहेंगे, और शॉर्ट में से कॉसेक थीटा से डिनोट किया जाता है। एक नोटेबल बात है डियर, यहां पर साइन के आगे क्या लग गया, को लग गया है, टेन के आगे क्या लग गया, को लग गया है, और फिर सेक के आगे क्या लग गया, को लग गया है। तो याद रखना है, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सेकेंड कोसेकेंड, ठीक है। और उसी का हम शॉर्ट फॉर्म को ही ज्यादा प्रयोग करते हैं, और यही हम 10 में किया, यही 11 में करेंगे, और यही हायर क्लास में करेंगे। ठीक है डियर, थोड़ा इसके हिंदी नाम को भी जान लेना चाहिए, प्रयोग तो नहीं करेंगे बट ना जान लेना है। साइन को हिंदी में हम जया बोलते हैं डियर, जया, और इसमें को लग गया तो हो गया को जया, को जया, ठीक है। तो कॉस को हम लोग हिंदी में को जया बोलते हैं, साइन को हिंदी में जया बोलते हैं, और टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं डियर स्पर्श जया, स्पर्श जया,
ठीक है, और तब को लग गया टेंजेंट में तो हो गया कोटेंजेंट, यहां भी लग जाता है को स्पर्शजया, को स्पर्शजया हो जाता है। ठीक है, और फिर देखिए यहां पर सेकेंड को हिंदी में बोलते हैं छेदक, और फिर जिस तरह से सेकंड के आगे लग गया को, तो यहां भी छेदक के आगे लग जाता है को छेदक। तो खाली ये नाम सुन लेना है, इसका प्रयोग तो करते नहीं है। और एक बात मैं आपको एक बात दिखाता हूं, देखो ये है सर्कल, हिंदी में वृत्त बोलते हैं, अंग्रेजी में सर्कल बोलते हैं डियर। और इस लाइन को, ये वाला लाइन ये जो यहां टच कर रहा है, इस वाला लाइन को हम क्या बोलते हैं डियर? ये सबको पता है, हिंदी में इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट बोलते हैं, यही टेंजेंट, यही टेंजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं डियर, याद रखना है। तो हिंदी में जिसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं, यहां पर टेंजेंट लाइन बोलते हैं, शॉर्ट में स्पर्श रेखा, तो शॉर्ट में हम टेंजेंट बोलते हैं। और ये जो छेदक है डियर, देखो ये, इस लाइन को याद करो, क्या बोला था हिंदी में आपने? छेदक बोला था। वही इसी को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं डियर, सेकेंड, ये है सेकंड। तो ये है टेंजेंट, ये है सेकंड। ठीक है, याद रखना, इसे हमारा जाना पहचाना था, हिंदी में वहां सुना था और ट्रिगोनोमेट्री में यहां अंग्रेजी में सुना था। तो कई बार ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप हिंदी इंग्लिश मिला के देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा और समझ में भी डियर ज्यादा आता है। तो इसी 6 को हम क्या बोलता है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहां पर ये लिख देना चाहिए था हमें कि ऐसा कितना होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। सो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आज के बाद से जब भी डियर मैं कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलूंगा तो समझ लेना साइन कॉस टेन की बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा 6 होता है। और ये चूंकि अनुपात है दो साइड का, इसलिए हम लोग रेशियो ही बोलते हैं डियर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इससे बना हुआ संबंध क्या हो सकता है, हम उसकी ओर चलते हैं और वो होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट डियर। हाँ डियर, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेसिप्रोकल रिलेशन। और ये देखो, इसका हिंदी पहले क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, और रिलेशन का मतलब तो संबंध समझ रहे हो। या फिर व्युत्क्रम को इंग्लिश में क्या बोलेगा? रेसिप्रोकल। पहले इस वर्ड को हम जान लेते हैं, क्योंकि आगे कई बार इस वर्ड का हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलेगा, कई बार हमें यूज करने का मौका मिलेगा, है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब जिसे हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं, वो समझ लीजिए। तो बोलता है कि जब 2 नंबर या 2 व्यंजक का गुणनफल अगर 1 होता है, जैसे कि x इंटू वाई, इन दोनों का गुणनफल अगर 1 हो जाए, तो ऐसे में दोनों को हम एक दूसरे का व्युत्क्रम कहते हैं, दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहते हैं डियर। ठीक है, या फिर a इंटू बी 1 हो जाए, तो हम ऐसे में दोनों को एक दूसरे का हम रेसिप्रोकल कहेंगे डियर। और यहां पर तब फिर a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/b, और फिर b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/a। ठीक है, ये डियर देखो, तो वेन एवर प्रोडक्ट, इंग्लिश में अगर बोलना हो, वेन एवर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एक्सप्रेशन, व्यंजक को अंग्रेजी में हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना। ये देख लीजिए, एक्सप्रेशन, इसे हम बोलते हैं व्यंजक। ठीक है, व्यंजक बोलते हैं। तो जब कभी 2 नंबर या 2 व्यंजक का गुणनफल 1 होगा, तो दोनों को एक दूसरे का हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। व्हेन एवर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एक्सप्रेशन इज 1, देन बोथ आर सेड टू बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। और यही बात यहां भी होता है। अभी अभी हमने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो देखा, उसमें से आप अगर देखोगे साइन थीटा कितना? p/h, और कॉसेक थीटा कितना? h/p। तो साइन थीटा का रेशियो अगर हम लेंगे तो p/h, और कॉसेक का रेशियो लेते हैं तो h/p, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 आता है। सो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता है।
और इस तरह से ऐसा हमारा कॉस और सेक के साथ भी होता है। सो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, और टेन थीटा और कॉट थीटा का भी रेशियो अगर हम यहाँ गुना करके सरल करते हैं तो 1 आता है डियर। तो ये तीनों का तीनों हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जाना जाता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है डियर, ध्यान देना, क्योंकि रेसिप्रोकल वाला बातें यहाँ पूरा हो रहा है, रेसिप्रोकल का डेफिनेशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, तो ऐसे तीनों को हम रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जानते हैं। और फिर यहाँ से हम इसका नया नया रूप निकाल सकते हैं। साइन थीटा इजकल टू, जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 1/b या b इज इक्वल टू 1/a, तो ठीक उसी तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec, या डियर कई बार 1/cosec की जगह हम साइन लिखेंगे। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin, सो 1/sin इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos, और फिर तीसरा से tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, तो यहाँ से tan थीटा कितना आएगा 1/cot, और cot थीटा कितना आएगा 1/tan। और ये सारा रिजल्ट डियर दोनों तरह से याद रखना है। हम इतना के जगह कई बार इतना लिखेंगे, इतना के जगह हम कई बार इतना लिखेंगे, और तो और हम इतना तो 1 लिखते ही हैं, 1 की जगह में भी कई बार ऐसा लिखेंगे डियर। और बड़े क्लास में 11 क्लास में 12 क्लास में इसका उल्टा तो जबरदस्त प्रयोग होता है डियर। इसलिए ऐसे सारे रिजल्ट को सिर्फ ये मत सोचना कि लेफ्ट से राइट ही जाते हैं, हम राइट से लेफ्ट भी जाते हैं। हम इतना बराबर भी ये लिखते हैं, इतना बराबर इतना तो लिखते ही हैं, इतना बराबर इतना तो लिखते ही हैं, बट डियर याद रखना हम 1 के जगह में भी ये कई बार लिखेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि जो रिजल्ट तुम पढ़ते आ रहे थे उसी रिजल्ट का हम दूसरे डायरेक्शन से, विपरीत क्रम से, रिवर्स ऑर्डर से भी हम खूब प्रयोग करेंगे। ठीक है डियर, इस बात को भी याद रखना है। और फिर साइन और कॉस, ये तो दोनों रेशियो तो है ही, दोनों रेशियो का फिर से अगर रेशियो लिया जाए, साइन थीटा एक रेशियो है, कॉस थीटा एक रेशियो है, दोनों रेशियो का अगर एक रेशियो लिया जाए तो जाना पहचाना टेन थीटा एक रेशियो मिल जाता है। तो हम इसे भी एक फॉर्मूला का रूप देते हैं, टेन थीटा बोलते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, या साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा एक रेशियो है डियर, साइन थीटा एक रेशियो है डियर। इस दो रेशियो का रेशियो, इस दो अनुपात का अनुपात एक जाना पहचाना अनुपात कॉट थीटा हो जाता है, जिसे हम एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये सारा एकदम हमारे लीप पे होना चाहिए, कंठस्थ नहीं, मुखस्थ नहीं, ओठस्थ होना चाहिए डियर, याद रखना है। ठीक है, और बहुत लोग याद रहता भी है, एक दो ही लोग या कुछ ही लोग थोड़ा सा स्लिप कर जाते हैं और वो भी अच्छा से नहीं देखते, इसलिए रिविजन कर, इसलिए स्लिप कर जाता है। तो चलते हैं डियर नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ डियर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, और जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। फिर मैं 10 क्लास पास स्टूडेंट को पूछता हूं कि कोई एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का उदाहरण दो, कोई एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का नाम बताओ, तो वो फिर कंफ्यूज कर जाता है। वो इसको सूत्र के नाम से ज्यादा जानता है, इसको फॉर्मूला के नाम से ज्यादा जानता है, जबकि इससे सारे राइटर ने, आप यहां तक कि 10 क्लास का एनसीईआरटी बुक देखोगे उसमें ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं ही लिखता है। तो उसके टीचर या स्टूडेंट इसको सर्वसमीकाएं नाम से परिचय नहीं कराया है और वो उसको फॉर्मूला ही नाम से परिचय कराया है। बट डियर, इसका सही नाम क्या है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्यों बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, पहले हम ऐसा देख लेते हैं ऐसा कितना होता है डियर। ऐसा 3 होता है, देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एकदम ये तो सबसे सुपर डुपर रिजल्ट है डियर। और फिर यहां से हम दो इसका नया रूप ड्राइव कर सकते हैं, दो नया नया फॉर्म, FORM फॉर्म मतलब रूप, नया नया रूप निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आइडेंटिटी सर्वसमीकाएं क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, देख लो। और फिर हम यहां से दो नया नया फॉर्म निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से देखोगे
टेन स्क्वायर अगर निकालोगे तो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। और तीसरा और आखिरी हमारा आइडेंटिटी क्या है डियर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। और फिर यहां से हम दो नया नया रूप निकाल सकते हैं। आप फार्मूला बोलोगे तो दो नया फार्मूला के रूप में बोल सकते हैं हम लोग, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है डियर। और मैं फिर से वही बात बोलना चाह रहा हूं कि 10 क्लास में आप इसके जगह 1, लेकिन 11 क्लास में हम इसके जगह 1 तो लिखेंगे, बट कई बार हम 1 के जगह डियर इतना लिखेंगे। इस बात को एकदम याद रखना है। कई बार हमें जहां जैसी जरूरत पड़ेगा, जैसा हमको लगेगा कि हमारा एम क्या है, उस एम के अनुसार 1 के जगह या तो हमें यह लिखना पड़ेगा, या फिर यह लिखना पड़ेगा, या फिर 1 के जगह यह लिखना पड़ेगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सारे रिजल्ट को हम दोनों दिशा से यूज करेंगे डियर, जबकि 10 क्लास में हम लेफ्ट से राइट ही ज्यादा यूज करते थे। ठीक उसी तरह से कई बार हम इसके जगह में ये लिखेंगे और कई बार इसके जगह में ये लिखेंगे। यही बात यहां पर भी होगा, इसके जगह में कई बार हम ये लिखेंगे और डियर कई बार इसके जगह में भी ये लिखना पड़ सकता है। तो याद रखना है, ये सारे को दोनों दिशा से हमें यूज करने के लिए सीखना है, और तभी हम ज्यादा आसानी से प्रॉब्लम को समझ पाएंगे या बना पाएंगे। ठीक है, ये सारे दिशा से इससे देखना है डियर। ठीक है, अब थोड़ा मैं कुछ आपको इसमें नोट बताता हूं। नोट के पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये सर्व समीकरण वर्ड किसको बोलते हैं। तो सुनिए, ऐसा करके हम बीज गणित में भी देखते हैं, लेकिन वहां पर भी स्टूडेंट या टीचर बीज गणितीय सर्व समीकरण से उसे परिचय नहीं कराता है। वहां पर भी उसे बीज गणितीय फॉर्मूला या सूत्र के नाम से, जैसे ये वाला x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको हम बीज गणितीय सर्व समीकरण बोलना ज्यादा उचित होता है। लेकिन वहां पर भी टीचर इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सर्व समीकरण ये इसका स्कूल का नाम है, सर्टिफिकेट नेम है, और फॉर्मूला या सूत्र उसका घर का नाम है। जैसे हम किसी के घर के नाम से चिंटू, मंटू, बबलू, डबलू, ये प्यारा दुलारा नाम होता है ना, और फिर घर स्कूल का नाम, सर्टिफिकेट का नाम कुछ और, तो वैसे ही है। इन सबों को हम सूत्र बोलते हैं, ये घर का नाम है, और सर्टिफिकेट नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बीज गणितीय सर्व समीकरण। तो बीज गणितीय सर्व समीकरण कहो या त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, क्या होता है डियर। तो सुनिए, सर्व समीकरणों की परिभाषा सुनिए। बोलता है दो व्यंजक, जैसे यहीं पर यदि दो व्यंजक जो बराबर से जुड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर सभी एक्स वाई या सभी अज्ञात के लिए या सभी चर के लिए सही है, एक्स और वाई इधर आप जो भी ले लीजिए, इधर भी वही लेके देखिए, सॉल्व कीजिए तो लेफ्ट और राइट बराबर आएगा। अगर ऐसा दो व्यंजक जो सभी अज्ञात या चर के लिए सही हो, ऐसे को हम सर्व समीकरण बोलते हैं। जो सभी अज्ञात या चर, अज्ञात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अननोन। देखो, अज्ञात तो अननोन, और अगर अ हटा देंगे तो इधर भी अन हटा दीजिए। ज्ञात नोन, ज्ञात नोन, अज्ञात अननोन, या फिर हम चर, और चर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरिएबल, है ना डियर। देखो ये वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोला कि जब दो एक्सप्रेशन, जब दो व्यंजक, अभी अभी मैंने बोला था व्यंजक को अंग्रेजी में एक्सप्रेशन बोलते हैं, जब दो व्यंजक सभी अज्ञात सभी चर के लिए सही हो जाए, बराबर हो जाए, जो सभी के लिए सही हो जाए उसे सर्व समीकरण, सभी एकदम शॉर्टकट में, जो सभी के लिए सही हो सर्व समीकरण। और डियर जो कुछ के लिए सही हो, जो सबके लिए सही नहीं, उसे ही समीकरण कहा जाता है, उसे ही इक्वेशन कहा जाता है। अगर मैं जरा भी इसमें कहीं हेर फेर कर दूं, जैसे यहीं पर मैं अगर माइनस कर दूं, तब इधर जो आप एक्स वाई लोगे वही एक्स वाई इधर अगर लेकर के सॉल्व करो तो ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ के लिए ये सही होगा, और जो कुछ के लिए होगा उसे समीकरण बोलते हैं, जो सबके लिए होगा सर्व समीकरण।
फिर से सुन लीजिए, दो व्यंजक जो सभी अज्ञात, सभी अननोन या वेरिएबल के लिए सही होगा, ऐसे को हम आइडेंटिटी बोलेंगे। और दो एक्सप्रेशन, दो व्यंजक जो कुछ ही अननोन या वेरिएबल के लिए सही हो, उसे इक्वेशन बोलते हैं। तो एक है सर समीकरण, एक है समीकरण। समीकरण में कुछ होता है, तभी तो हम एक्स वाई का मान निकालते हैं, अल्फा बीटा या मूल का मान निकालते हैं डियर। ठीक उसी तरह से ये सभी थीटा के लिए लेफ्ट और राइट वन, राइट तो हमारा थीटा है नहीं, यानी जैसे इसको हम बोल सकते हैं, ये यहां जो थीटा दोगे वही थीटा यहां देने से आपका ये राइट और लेफ्ट बराबर हो जाएगा। कोई भी थीटा लेके देखा जाए, 10 डिग्री या 10 डिग्री, 19 डिग्री 19 डिग्री, 3 डिग्री 3 डिग्री, तो देखोगे ये दोनों व्यंजक सभी थीटा के लिए सही है। इसलिए हम इसको सर्व समीकरण बोलेंगे और इसी को सजा करके ऐसा लिखा गया है। ठीक वही बात हम यहां लगा सकते हैं डियर। यहां पर जो भी थीटा ले लो, हाँ कुछ थीटा को छोड़ देना है। इन दोनों में कुछ थीटा कंडीशन है, बस 2-4 थीटा है, ऐसा नहीं, ज्यादा नहीं है। कुछ थीटा को छोड़कर ये सभी थीटा के लिए लेफ्ट और राइट बराबर होता है डियर। इसलिए हम ऐसे को त्रिकोणमितीय सरल समीकरण बोलते हैं, जो सभी थीटा के लिए सही है, और इसी को सरल करके सजा करके ऐसे लिखते हैं डियर। और तब फिर यहां आके भी बोल सकते हैं कि ये हर एक थीटा के लिए लेफ्ट और राइट बराबर है, इसलिए इसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं डियर। याद रखना है, यही तर्क हम यहां दे सकते हैं, यहां दे सकते हैं। तो ऐसे को आइडेंटिटी बोलने के पीछे कारण यही है कि हर एक थीटा, हर एक एंगल, हर एक अज्ञात कोण के लिए ये सही है। हर एक अज्ञात के लिए लेफ्ट और राइट बराबर होता है, लेफ्ट और राइट बराबर होता है, इसलिए हम ऐसे को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। और ऐसे को हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। हाँ, अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, नहीं तो ये अभी इक्वेशन होता है ये, ठीक है। याद रखना है डियर इस वर्ड को, चूंकि आप मैथ पढ़ रहे हो तो जो चीज जानते हो उसको थोड़ा डीपली जानना पड़ेगा, अच्छे से जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब वर्ड आते रहता है। और राइटर ये सोचता है, लिखने वाला ये सोचता है कि वो जान रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाते हो फिर, ठीक है। अच्छा, कुछ अब मैं नोट बताता हूं डियर इसमें। चलिए नोट में, नोट देखो नोट, पहला नोट ये याद रखना है डियर कि साइन थीटा साइन और थीटा का ये गुना नहीं है। साइन थीटा एक है, ये एक रेशियो है, और वह क्या है, p/h। तो याद रखना है कि साइन थीटा साइन और थीटा का गुना नहीं है। उसी तरह से कॉस थीटा या टेन थीटा, अगेन कॉस थीटा कॉस और थीटा का गुना नहीं है। इस तरह से आप समझ लोगे डियर। ये पहला नोट, ये एक चीज है और वो है p/h, ठीक है। दूसरा नोट डियर, कभी भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक के एंगल से, कभी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर किसी ने इसको ऐसा लिखा तो ये गलत हो जाएगा। या फिर साइन थीटा/2, इसको किसी ने अगर ऐसा लिख दिया जो कि ये सिर्फ कोण का भाजक है, कोण का डिवाइजर है, और किसी ने इसको अगर ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। या फिर किसी ने इसको ऐसे सोच लिया, ये देखो यहां एंगल में भाजक है ये, और किसी ने ऐसा सोच लिया कि ये 2 और 2 कटा देंगे तो भयानक गलती होगा, और कटा के किसी ने अगर ऐसे लिख दिया साइन थीटा तो ये गलत है। तो मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल से कभी कुछ बाहर नहीं आता है, न ही उसका तालमेल बाहर के साथ होगा, न ही कैंसलेशन वो बाहर के साथ होगा। याद रखना, मैं साइन के लिए बता रहा हूं, ऐसा ही कॉस टेन सेक सब के लिए समझ लेना है। ना ही वो बाहर आएगा, एंगल से कभी कुछ बाहर नहीं आता है, ना ही एंगल का बाहर के साथ कोई तालमेल या लिंक या कैंसलेशन होगा, ना ही कोई काटकूट होगा डियर, एकदम याद रखना है, ठीक है। तीसरा वाला में आ जाओ। तीसरा वाला में ऐसा है, देखिए साइन का पावर, अंदर का पावर को हम लोग होल पावर में लिख सकते हैं।
अंदर के पावर को हम होल पावर में लिखते हैं डियर, या अगर होल पावर हो तो सिर्फ अंदर के पावर में लिखेंगे। उसी प्रकार कॉस क्यूब थीटा को हम कॉस थीटा के होल पावर में लिख सकते हैं, या अगर 10 में हो उल्टा अगर मैं लिखूं होल पावर को, तो भूल से डियर ऐसा मत लिखना कि 10 पर भी पावर और थीटा पर भी पावर, ऐसा नहीं होता है, ऐसा एकदम नहीं होगा, एकदम याद रखना। तो क्या सही होगा, तो सिर्फ 4 पर पावर दोगे, सॉरी 10 पर पावर दोगे तब ये सही होगा डियर, एकदम याद रखना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे सोचते हैं, साइन थीटा का होल पावर n, तो आप ऐसे सोचिए साइन के अंदर में पावर n और ये थीटा, ऐसा होता है, ध्यान देना है डियर। थोड़ा तिरछा हो गया है, चलो ऐसा कर दिया मैंने, ओह ज़्यादा तिरछा हो गया है, देखो तो, ओह ठीक है। यहां पर मैं इसी को बोलना चाह रहा हूं डियर कि हम इसी बात को इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल पावर को हम अंदर में पावर ऐसा लिख सकते हैं, एकदम याद रखना है। और यहां ये हर एक परिमेय संख्या n, यहां n ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, हर एक परिमेय संख्या के लिए सही है, लेकिन -1 को छोड़ करके डियर, -1 को छोड़ करके, है ना, इसी को जनरल में ऐसा लिखते हैं। तो याद रखना है होल पावर को हम अंदर में पावर ले सकते हैं, जैसे ऐसा अगर कहीं है लिखा हुआ तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं डियर, होल ये रूट है, रूट का मतलब हाफ पावर, हम इसको अंदर ले जा सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं डियर, देख लो ऐसा लिख सकते हैं। या फिर इस पर पावर 3/2 है, 5/2 है, तो यहां हम 5/2 लिख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का होल पावर इंटरनल पावर अंदर के पावर के बराबर होता है, या अंदर का पावर होल पावर के बराबर होता है। हाँ, -1 को छोड़ करके, -1 नहीं लेना है, अर्थात अगर ऐसा करोगे कि साइन थीटा पर पावर -1 है तो साइन पर पावर -1 थीटा, ये गलत है फिर। और इसको हम लोग ये 12 में जाके इसको और अच्छी तरह से देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि होल पावर को अंदर पावर में लिख सकते हैं और अंदर पावर को होल पावर में लिख सकते हैं, और ऐसा सभी रैशनल नंबर n के लिए सही है, परिमेय संख्या के लिए सही है, -1 को छोड़ करके। और डियर ये बात आपके 10 क्लास के NCERT बुक में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना है। ये सब छोटा छोटा नोट है, बट अगर थोड़ी जानकारी कम रहा तो भयानक प्रॉब्लम से हमें फिर भयानक प्रॉब्लम हो जाता है ये, तो याद रखना है, छोटा छोटा बात को भी हमें याद रखना है। अच्छा, अब इन सारी फॉर्मूला को थोड़ा एक और तरीके से देखिए, इन फॉर्मूला को ध्यान से देखो कि ये पावर दोनों जगह, तीनों फॉर्मूला में, तीनों आइडेंटिटी में पावर एकदम 2 होना ही चाहिए, ठीक है, और बीच में यहां प्लस, यहां माइनस होना ही चाहिए। और एंगल चाहे जो हो जाए डियर, ये एंगल चाहे जो हो जाए, पावर जरूर 2 होना चाहिए, बीच में जरूर प्लस होना चाहिए, और ये एंगल चाहे जो हो जाए, जैसे ये साइन स्क्वायर 2021 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2021 थीटा, तो भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये एंगल चाहे जो हो बट समान होना चाहिए दोनों में, और पावर 2 ही होना चाहिए, बीच में प्लस। ठीक उसी तरह से ये पावर एकदम 2 होना चाहिए डियर, पावर 2 होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, और एंगल चाहे जो भी हो समान होना चाहिए, पावर 2 ही होना चाहिए, बीच में माइनस ही होना चाहिए, और एंगल चाहे जो हो जितना हो, वॉट एवर बी हाउ एवर बी, वॉट एवर बी हाउ एवर बी, चाहे जो हो
चाहे जितना बड़ा हो समान होना चाहिए, याद रहे डियर। तो ऐसे तीनों का एंगल, तीनों आइडेंटिटी में पावर 2-2 होना चाहिए, कहीं बीच में प्लस तो कहीं माइनस, और एंगल जो हो जितना हो लेकिन समान रहना चाहिए डियर, तभी हम 1 लिखेंगे। ये सबको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि अब उसी फॉर्मूला को प्रयोग करोगे लेकिन डीपली डिटेल से और पूरा मीनिंग के साथ करना है डियर, याद रखना है। जरा भी हेरफेर हुआ, अच्छा यहीं पर अगर माइनस हो जाएगा ना डियर, तब फिर ये समीकरण बन जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा तो ये कुछ ही थीटा के लिए 1 होगा, सब थीटा के लिए नहीं होगा। तब हम इसको इक्वेशन बोलेंगे, त्रिकोणमितीय समीकरण बोलेंगे, जो इसी 11 में पढ़ना भी पड़ता है डियर, ठीक है। चलिए देख लो, इस सारी छोटी छोटी बात है। अब एक और सा छोटा सा नोट रह गया है, एक छोटा सा पॉइंट रह गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को डियर। हाँ डियर, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट का हेडिंग है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। और तो हिंदी क्या हुआ, हिंदी तो ट्रांसलेशन उल्टा होता है। पूरक कोण, कंप्लीमेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। देख लो, अंग्रेजी में बोलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, और कंप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब ऐसा कितना है, ऐसा 6 है डियर। फिर से देख लो कौन कौन सा है वो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा। फिर से मैं एक बात बोलूंगा डियर यहाँ पर कि हम लोग 10 क्लास में लेफ्ट से राइट ज्यादा यूज करते थे, और यहाँ लेफ्ट से राइट तो करेंगे ही करेंगे, राइट से भी लेफ्ट कई बार यूज करेंगे। पहले भी मैंने बोला यहाँ जो जो यूज हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, या रेसिप्रोकल रिलेशन, या फिर बोलो ये कंप्लीमेंट्री एंगल, हम लेफ्ट से राइट तो करेंगे ही, कई बार साइन के जगह में ये लिखेंगे, कई बार टेन के जगह में ये लिखेंगे, कई बार कॉट के जगह में डियर ये लिखेंगे। इसलिए ऐसे सारे को आप उसी सारे रिजल्ट को हम दोनों दिशा से यूज करेंगे, उसका डीपली यूज करेंगे, बृहद पैमाने पर यूज करेंगे डियर, याद रखना है। अच्छा, अब इसका नाम कंप्लीमेंट्री एंगल क्यों पड़ा है ये, तो हिंदी नाम है इसका पूरक कोण। अब पूरक कोण किसको बोलते हैं डियर, तो देखो मैं यहाँ आपको डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, बहुत छोटा सा डेफिनेशन है, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो आपको सुन के ही याद हो जाएगा, या बहुत लोगों को पता भी होगा कि पूरक कोण किसको बोलते हैं, है ना। इसी का दूसरा हिंदी नाम है कोटि पूरक, पूरक या कोटि पूरक। तो बोलता है जिस दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, ऐसे दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। अंग्रेजी में सुनिए, इफ द सम ऑफ, सम का मतलब SUM, सम का मतलब योग, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन बोथ एंगल आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो दोनों एंगल को एक दूसरे का हम कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक एंगल बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये अल्फा है डियर, कोई एंगल है अल्फा और कोई है बीटा, अगर ये दोनों एंगल का सम अगर ऐसा बोल दिया, इफ अगर ये 90 डिग्री, ठीक है डियर, ये अगर मैं 90 डिग्री बोल दिया तो ऐसे दोनों को हम एक दूसरे का 90 डिग्री बोलेंगे। तो जिस दो कोण का योग 90 होगा, दोनों को एक दूसरे का हम पूरक कोण बोलेगा, या कोटि पूरक कोण बोलेगा, या अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री बोलेगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, आप इसके लिए ये 90 माइनस थीटा और इसके लिए थीटा, दोनों को जोड़ के देखिए, यहां पर 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस ये वाला थीटा जोड़ के देखो, ये अल्फा है और अगर ये बीटा है तो जोड़ के देखिए कितना आ गया, 90 डिग्री। और ऐसा हर एक में होगा, इस साइन का ये एंगल, इस कॉस का ये एंगल, जोड़ के देखो 90 आएगा। इस वजह से इसका नाम रखा गया, ऐसे सारे का नाम रखा गया कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है डियर। अच्छा, फिर कई बार ऐसे भी पूछेगा
कि 40 डिग्री का पूरक एंगल क्या होगा। तो 40 में कितना जोड़ने से 90, तो 40 को 90 में घटा दीजिए, ये रहा 50 डिग्री। तो 40 का कम्प्लीमेंट्री 50 और 50 का कम्प्लीमेंट्री 40। या फिर आपको अगर पूछे 25 का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो 65, और 65 का कम्प्लीमेंट्री 25। 85 का कम्प्लीमेंट्री 5 डिग्री और 5 डिग्री कम्प्लीमेंट्री 85 हो जाएगा डियर, है ना। याद रखना 1 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री 89 और 89 का कम्प्लीमेंट्री कौन हो जाएगा, 1 डिग्री। ये सब एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। तो जब कभी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, दोनों को हम एक दूसरे का पूरक या कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। दूसरा हिंदी कोटि पूरक भी बोलते हैं। अच्छा डियर, इसी से मिलता जुलता एक और कोण है, उसे भी मैं याद दिला देता हूं। अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं और हिंदी में समपूरक कोण बोलते हैं। तो ये है पूरक और ये है समपूरक। समपूरक, समपूरक, ठीक है, समपूरक कोण। देखिए, तो यहां पर हमारा क्या डेफिनेशन होगा कि जिस दो एंगल का सम, इफ अगर ऐसा हो जाए अल्फा प्लस बीटा, कोई दो एंगल का सम अगर 180 हो जाए, तो हम ऐसे में दोनों को एक दूसरे का इसका पूरक ये और इसका पूरक ये, इस तरह से यहां पर भी इसका कोटि पूरक ये और इसका कोटि पूरक ये कहलाता है। ध्यान देना डियर। तो पूरक, समपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब वर्ड चूंकि आगे आएगा इसलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। बहुत लोगों को तो याद ही होगा, कुछ लोग जो स्लिप कर रहे हो, बोल रहे होगे, मैं उसको याद दिला रहा हूं। तो इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन बोथ आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहा जाता है डियर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहीं पर अगर आपसे पूछूं कि सप्लीमेंट्री 40 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 140 डिग्री हो जाएगा। 25 का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहां से 180 में से 25 घटा दीजिए, 7 में 2 गया 5, 5 5 10 5 2 7, तो 155 हो जाएगा डियर। और 155 डिग्री का सप्लीमेंट्री कौन होगा, 25 हो जाएगा। फिर 85 का सप्लीमेंट्री कौन होगा, तो हो जाएगा 95। देखो 95, क्योंकि दोनों का सम 180 होना चाहिए। 5 5 10 और 9 9 18, तो इसका सप्लीमेंट्री ये, इसका सप्लीमेंट्री ये, और 1 डिग्री का सप्लीमेंट्री या समपूरक क्या होगा, तो 179 डिग्री हो जाएगा। और 179 डिग्री का समपूरक कौन होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है डियर। तो ध्यान दीजिए, जिस दो एंगल का सम 90 होगा कॉम्प्लीमेंट्री, जिस दो एंगल का सम 180 होगा सप्लीमेंट्री होगा। ये सब टर्म भी याद रखना है, ठीक है। अब बात बाकी हम लोग उधर न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ये सब तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और वो आखिरी बचा है डियर हमारा वो टेबल, वो स्टैंडर्ड एंगल के लिए टेबल। तो मैं वो टेबल बना देता हूं और एक बार आपको याद दिला देता हूं, ठीक है डियर। हाँ डियर, हमारा लास्ट पॉइंट देखो क्या है, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर स्टैंडर्ड एंगल। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। और त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, वही साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसके लिए, स्टैंडर्ड एंगल के लिए। स्टैंडर्ड एंगल को हिंदी में बोलते हैं मानक कोण। और किसे मानक कोण कहा जाता है डियर, वही 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90, जो मैं यहां लिख भी दिया हूं। इस 5 एंगल के लिए सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मैंने 3 ही लिखा है। वैसे तो हर जगह ये मिल जाता है, बस चूंकि ट्रिगोनोमेट्री का मैं रिवीजन करा रहा था, रिकैप करा रहा था, सोचा कि मैं इस टेबल को भी रिवाइज करा दूं थोड़ा, ठीक है। तो चलिए, इस 5 एंगल को हम किस एंगल के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड एंगल के नाम से, क्योंकि इसकी बार बार यूज होगा और इसका मान थोड़ा आसान होता है। आसान है, ये बार बार प्रयोग होता है और याद भी रहता है। वही 25 डिग्री
डिग्री, 50 डिग्री या 75 डिग्री, ये सब को हम स्टैंडर्ड एंगल नहीं बोलते हैं। 20 डिग्री, ये सब को स्टैंडर्ड एंगल नहीं बोलते, और इसकी जरूरत कम पड़ता है डियर, और ये याद भी नहीं रहता है, वो बड़ा जटिल रूप से आता है वो सब। तो जो बार बार प्रयोग होता है, जो आसानी से आसान रूप में होता है और जिसका प्रयोग बार बार होता है, जिसे आसानी से याद रखा जा सकता है, उसे ही मानक बोला जाता है, मानक कोण। तो देखो ऊपर में मैंने एंगल लिखा है, इधर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, और इधर हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा है, 3 ही लिखा है। साइन 0 डिग्री पर 0, थीटा की जगह 30 लूंगा तो साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये सब का प्रूफ होता है, जितने इधर मैंने फॉर्मूला बताया सबका वेल प्रूफ है। लेकिन ये तो रिवीजन क्लास है, और वैसे भी 10 क्लास नहीं है, हम 11th के लिए 10th का रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए सारे को मैं थोड़ा इंग्लिश से हिंदी से बताते हुए, कुछ उसका डीप मीनिंग बताते हुए मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, और उसका सही मीनिंग बता करके। cos थीटा cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 होता है डियर 0, और tan 0 0, tan 30 1/√3, tan थीटा की जगह 45 लूंगा तो 1, tan 60 √3, tan 90 हम अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं, अपरिभाषित या अनंत, अंग्रेजी में अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, या कुछ भी चलेगा। और इसको हम लोग इस क्लास में 11 क्लास में लिमिट में जाकर के और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको जो बोलना है, इन्फिनिटी बोलना है या अनडिफाइंड, अपरिभाषित बोलना है, अपरिभाषित या अनंत, दोनों चलेगा डियर। तो मैंने 3 दिखाया, बाद बाकी इसी तरह से कॉसेक इसका उल्टा हो जाता है, आप देख लोगे, या इसका टेक्निक आता है तो आप समझ लोगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस 11 में, हाइट एंड डिस्टेंस 11 में है नहीं, और हाइट एंड डिस्टेंस में वैसे भी कोई फॉर्मूला होता नहीं है, बस वहाँ 2-3 टर्म होता है, उन्नयन कोण, अवनयन कोण, तो इसकी जरूरत वहाँ है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं हाइट एंड डिस्टेंस 11 क्लास में। तो इतनी की जरूरत हमें बार बार पड़ेगा जरूरत, इसलिए मैंने इसको रिवीजन के नाम पर एक वीडियो बनाया है, ताकि हमारे 11th पढ़ने वाले मैट्रिक स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो, ठीक है डियर। चलिए, आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करोगे, और अगर खराब लगा तो भी हमें कमेंट करके बताओगे डियर, कहाँ परेशानी हुआ, कहाँ तुम्हें समझने में दिक्कत हुआ, हमें बताओगे, सो दैट कि हम उसे और इम्प्रूव करेंगे, और आगे वाले वीडियो में उसे और हम सुधार के बताएंगे। मेरी भाषा, मेरी लिखावट, मेरा एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी, जरूर कुछ कमेंट करके बताओगे, और लाइक करोगे, शेयर करोगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे डियर, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोग सिलेबस वाला वीडियो, 11 का सिलेबस वाला वीडियो में, ठीक इसके बाद बहुत जल्दी 2 से 3 क्लास के बाद मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूं। और तब तक आप ये वीडियो और उसके पहले वाला वीडियो देखते रहिए, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड डे, गुड डे, गुड डे।